हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित्रा स्टोरीज हिंदी। जुड़वा बेटियां। नंदपुर नाम के गांव में नारायण नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अजय, दूसरा बेटा विजय और तीसरा बेटा संजय। ऐसे तीनों ही बेटे होने के कारण नारायण बहुत खुशी से जिंदगी गुजारता। इसी कारण अगर वो किसी लड़की के पिता को देख लेता तो उसमें विचार शुरू हो जाते। लड़कियों के पीछे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ऐसे उसकी सोच थी। एक दिन 4 बेटियों के पिता गोपाल से इसी बात पर जब चर्चा कर रहा था, तब नारायण के मन में जो लड़कियों के प्रति भावना थी, उस पर गोपाल गुस्सा होकर ऐसे कहता है। देखो नारायण, अगर भगवान है तो तुम्हें एक ना एक लड़की जरूर दें, यही मेरी इच्छा होगी। घर में लड़कियों का रहना कितना सौभाग्य की बात है। बेटी जब बढ़ती है, पिता की जिम्मेदारियां और सम्मान कितना बढ़ जाता है, तुम्हें पता चलेगा। और तब नारायण उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसे कहता है। देखो गोपी, तुम जैसा कह रहे हो वो भगवान को भी पता है, इसीलिए लड़कियों को तुम जैसे आदमी को दिया है और मुझे 3 बेटे सौंपे हैं। अगर मान लो मुझे फिर से बच्चे होते हैं तो मुझे बेटे ही होंगे, देख लेना। ऐसे कहता है। इस तरह लड़कों के ऊपर प्यार एक अहंकार में बदलकर उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। उस अंधेरे में लड़कियों को बहुत नीचे देखना उसकी आदत बन चुकी थी। पिता के लाड़ प्यार की वजह से उन तीनों बेटों को भी वे ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसे लगने पर वे तीनों भी औरतों को उसी भावना से देखा करते। वही सोच से पढ़कर जब बेटे बढ़ रहे थे, नारायण फिर से पिता बनने वाला है ये खबर उसे मिलती है, और वो भी जुड़वा बच्चे। ऐसे डॉक्टर के कहने पर उसे फिर से जुड़वा बेटे होने वाले हैं। इस खुशी से उनके पैदा होने से पहले ही उनके लिए कपड़े और खिलौने लेकर आता है वो। एक दिन नारायण से गोपाल ऐसे कहता है। देखो नारायण, तुम्हारी भलाई के लिए ही सावधान रहने कह रहा हूँ। अभी तो अपनी सोच को और अपनी आदतों को बदलो। तुम्हें देखकर तुम्हारे बेटे सिर्फ लड़कियों से ही नहीं, साधारण इंसान से भी बहुत चिढ़ने लगे हैं। ये आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, इसीलिए अभी के लिए एक लड़की तो चाहिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। अपने तीनों गधों को कभी तो अपनी जिम्मेदारियां उठाने का मौका दो। ऐसे कहता है। लेकिन जिस क्षण से उसके कोप में जुड़वा बच्चे गिरे, उसकी नसीब बदलकर हर चीज में उसे सफलता मिलकर एक की जगह पर 2 जायदाद पाने का मौका और कमाई नजर आने पर नारायण की आंखें सर चढ़ जाती है। इसलिए गोपाल की बातों को मजाक में ले लेता है। ऐसे खुशी में तैर रहे समय पर ही उसे पता चले बिना ही 9 महीने पूरे होकर उसकी पत्नी के 2 प्यारी सी बच्चियों को जन्म देने पर तब तक जिस नारायण का चेहरा खुशी से भरा हुआ था, जुड़वा बेटियों की खबर सुनते ही मुरझा जाता है। उस शौक से वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अगर बाहर निकले तो बेटियों को भी प्यार से देखना होगा। नारायण उस दिन से दोनों जुड़वा बेटियों के साथ नापसंदी से रहा करता, लेकिन पत्नी के हर दिन बोलने के कारण कुछ बातें सिर्फ अपनी पत्नी के लिए मान जाया करता। लेकिन उसके घर आई 2 प्यारी लक्ष्मियों के बारे में कभी नहीं सोचता वो। ऐसे देखते ही देखते यहाँ तीनों बेटों की पढ़ाई पूरी होकर वे लोग विदेश चले जाते हैं और बेटियां बड़ी हो जाती हैं। तब एक दिन पत्नी वसुंधरा अपने पति नारायण से ऐसे कहती है। ए जी, वैसे भी तीनों बेटे विदेश जाकर पढ़ रहे हैं ना। बड़ा बेटा कमाने लग गया है, इसीलिए इंटरमीडिएट अच्छे से पास करने वाली पुष्पा और प्रवीणा को डिग्री में डालिए ना। लड़कों से भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगी ये दोनों। ऐसे कहती है। तब नारायण गुस्सा करके उससे ऐसे कहता है। अरे वसुंधरा, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, उनके बारे में मुझसे चर्चा मत करा करो। उन्हें अभी तक ही पढ़ाना बहुत बड़ी बात थी, और उन्हें यहाँ 2 साल रखकर उसके बाद तो शादी करके जाएंगे ये लोग तो, और उसमें तुम पैसे अभी से खर्च करने कह रही हो। वैसे भी इनकी शादी, गोद भराई, ये वो उसके तो खर्चे होंगे ही ना। ऐसे कही हुई बातों को सुनकर
पुष्पा और प्रवीणा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। बचपन से ही उनके पिता को उन दोनों के प्रति प्यार होगा ही, इसी आशा से वे दोनों रहा करती थी। ये ऐसा था तो विदेश में पढ़ने गए तीनों लड़के नौकरी करते हुए वहां बहुत अच्छे से कमाकर माता पिता को बताए बिना ही वहीं पर लड़की से प्यार करके शादी कर ली है। ये वार्ता एक एक लड़के के बारे में पता चलती है नारायण को। तब उदास हुआ नारायण अपनी पत्नी वसुंधरा से ऐसे कहता है। ना जाने कौन से भगवान का श्राप है, बस कहने को ही 3 बेटे हैं, लेकिन एक भी बेटे ने शादी करते वक्त इस पिता के पास आशीर्वाद लेने के लिए भी इनके हाथों अपनी शादी करवाएंगे इस बारे में भी नहीं सोचा। सिर पर बैठाकर पाला था ना मैंने इन तीनों को, किसी को भी पिता के सामने शादी करने का विचार नहीं आया। ऐसे कहकर बहुत रोता है। ऐसे वक्त गुजरते गुजरते बेटों की हरकतें एक एक करके बाहर आने पर तब तक जो अपने बेटों को लेकर इतनी ज्यादा घमंड करता था, उसकी सारी घमंड खत्म हो जाती है। उस परेशानी में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए अपने पति की तबीयत के बारे में बताने के लिए फोन मिलाने पर उसका बड़ा बेटा अजय ऐसे कहता है। माँ, अभी उनके लिए तो मैं काम छोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकता ना माँ, और वैसे भी परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी ऐसा कह रही हो ना, वो हो जाए तब मुझे बता देना, वहां आ जाऊंगा। ऐसे कहने पर वसुंधरा मौन रह जाती है, आंखों से आंसू नहीं रुकते। इसलिए फोन काटकर फिर से थोड़ी देर बाद संभल कर दूसरे बेटे विजय को कहने पर वो ऐसे कहता है। माँ, अभी के अभी पैसे भेज दूंगा, इसीलिए ऐसे कह रही हो शायद। यहाँ पर मेरे खर्चे बढ़ चुके हैं माँ, इसीलिए नहीं भेज सकता। भैया या छोटू से मांगकर तुम ले लो ना। ऐसे बोलकर अपने बीमार पिता के बारे में बिना पूछे ही पैसों के बारे में कहता है। आखिर में तीसरे बेटे को फोन मिलाने पर वो ऐसे कहता है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन पापा के जीवित रहने के समय पर वो जायदाद का देख लें, तो बाद में उन्हें कुछ होता भी है तो हम भाइयों के बीच अनबन ना आए, इसीलिए उनका नाम खराब किए बिना ही रहेंगे। इसीलिए पापा से ऐसा कहो। ऐसे कहता है। इस तरह नारायण के लाडले तीनों बेटे अपने माता पिता के साथ भी प्यार से बात न करने के कारण पति से ना कहकर उनका आना संभव नहीं ऐसे कहती है। ऐसे 1 महीना गुजरने से पहले ही अचानक से तीनों बेटों के फौरन से आते ही उसी के लिए आए हैं ऐसे सोचकर बहुत खुश होता है। लेकिन जायदाद के लिए ही इतनी दूर से वे लोग यहाँ पर आए हैं, ये बात नारायण को पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए अपनी जायदाद को उनमें बांटने पर बेटे अपने पिता से ऐसे झगड़ा करते हैं। ये क्या पापा, हम तीनों के साथ साथ अपनी बेटियों के लिए भी हिस्सा छोड़ा है तुमने? ये कहाँ का न्याय है? हाँ पापा, आपका नाम और इस वंश को बढ़ाने वाले तो हम तीनों हैं ना। उनका क्या है, घर बदल जाएगा, घर का नाम भी बदल जाएगा। ऐसे अपने स्वार्थ के अलावा लड़कियों के बारे में बिल्कुल सोचे बिना झगड़ा करके सारी जायदाद सिर्फ लड़के ही लेकर, वो कागजात लेकर फिर से हम आएंगे ऐसे कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं वे। तब बेटों के छोड़ने पर अनाथों की तरह रह रहा था नारायण। आखिरकार उसकी पत्नी को स्त्री धन में मिले भूमि के अलावा और कुछ भी नहीं बचाते हैं उसके बेटे। एक समय पर जिन बेटियों से वो नफरत करता था, आखिरकार वही बेटियां अपनी माँ के उस जगह पर खेती करते हुए आए हुए पैसों से अपने पिता का इलाज करवाकर सारे कर्जे चुका देती है वे दोनों। तब अपनी आंखें खोलकर नारायण अपनी बेटियों से ऐसे कहता है। मुझे माफ कर दो बेटा, अपने बेटों की माया में पड़कर मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, इसीलिए तीनों बेटों के असली चेहरे दिखाने वाले उस भगवान को, वो मुझे बेटियों की कीमत का एहसास दिला रहे हैं। एक वक्त के लिए तुम्हें खाना देना ही बहुत बड़ी बात है, ऐसे सोचा इस भाग्य के लिए तुम दोनों इतनी मेहनत कर रही हो, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। अरे कैसी बातें हैं पापा, ये तो हमारा फर्ज है ना। हाँ पापा, जायदाद नहीं दिया तो क्या हुआ, तंदुरुस्त शरीर तो दिया है ना,
इसलिए बिना कोई तकलीफ के देख रहे हैं पापा। ऐसे बेटियां उसे हिम्मत देती है। तब नारायण को कुछ सालों पहले अपनी मित्र की कही हुई बातें याद आती है। वो याद करके ऐसे सोचता है, तुमने सही कहा था गोपाल, मर कर न जाने किस लोक में हो तुम। लेकिन तब जो तुमने मुझे समझाया था, आज मेरे बेटों ने वही बात मुझे समझाई है। उनकी माया में पड़कर तुम जैसे अच्छे मित्र को भी मैंने अपना शत्रु बना लिया था। ऐसे रोता है। अपने दिल को पत्थर बनाकर वो अपनी दोनों बेटियों को बेटे समझकर जल्दी से रिकवर कर लेता है। उसके शरीर में जितनी शक्तियां थी उससे वो फिर से पैसे कमाकर अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए 2 जुड़वा बेटे ढूंढकर जितना था उसी में धूमधाम से शादी करवाकर विदा करते हैं। उसकी संतानी जुड़वा बेटियां हैं ऐसे कहकर शेष जिंदगी गुजारता है वो। कहानी आखिर तक देखी है, मतलब थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी ना। हो सके तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।